हेलो एवरीवन। तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट है अपना, ठीक है ना। चलो आज क्या पढ़ेंगे, कोलरॉस लॉ, है ना। कोलरॉस लॉ, ठीक है। चलो पुराने लेक्चर देख रहे हो ना आप लोग, देखो एक एक करके एक एक लेक्चर देखो तो समझ में आएगा, ठीक है। तो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। माइग्रेशन करना मतलब यहाँ से वहाँ घूमना, है ना। और इंडिपेंडेंटली का मतलब तो आपको पता ही है, ऑफ आयंस। देखो क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ कोलरॉस ने क्या काम किया था। देखो कोलरॉस, हमने कल क्या पढ़े थे, हमने कल पढ़े थे डिबाई हकल ओनसेंगर की थ्योरी, ठीक है। तो डिबाई हकल ओनसेंगर की थ्योरी में क्या हुआ था कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट थे, है ना, वो इन्फानाइट डाइल्यूशन पे भी क्या हो रहा था, है ना, हमने कंसंट्रेशन को कम करते जा रहे थे, इधर कम करते जा रहे थे, मतलब डाइल्यूशन बढ़ाते जा रहे थे। फिर भी जाके ये ग्राफ जो है कहीं पर भी इन्फानाइट पे नहीं मिल रहा था। मतलब इन्फानाइट कंसंट्रेशन पे अपने को, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, इन्फानाइट डाइल्यूशन पे भी हमको मोलर कंडक्टेंस नहीं मिल रही थी। डेल्टा एम, डेल्टा एम कहीं मिल रहा था क्या, डेल्टा एम इन्फिनिटी कहीं मिल रहा था क्या वीक के लिए। स्ट्रॉन्ग के लिए तो मिल गया था, स्ट्रॉन्ग के लिए तो यहाँ मिल गया था ना, है ना। लेकिन कहीं वीक के लिए मिल रहा था क्या, है ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इन्फानाइट डाइल्यूशन पे भी हमको डेल्टा एम यानी कि मोलर कंडक्टेंस हमको नहीं मिल रही थी। बात आई समझ में। तो कोलरॉस ने सोचा कि यार मैं क्या करूँ अब। तो इसने क्या किया, वीक इलेक्ट्रोलाइट की इन्फानाइट डाइल्यूशन पर, इन्फानाइट डाइल्यूशन का मतलब है कि बहुत ज़्यादा आप सॉल्वेंट मिला रहे हो, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की इन्फानाइट डाइल्यूशन पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से क्या निकाल लिया, मोलर कंडक्टेंस। बात समझ में आई। मतलब इन्फानाइट डाइल्यूशन पे हमको मोलर कंडक्टेंस निकालना है वीक वालों की, पर किसकी हेल्प से निकाल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग वालों की। तो ये काम किया था किसने, कोलरॉस ने। देखो क्या होता है इसको समझो, है ना। जैसे हमने मान लो इन्फानाइट डाइल्यूशन पे, है ना, किस पर, इन्फानाइट डाइल्यूशन, बहुत ज़्यादा हमने क्या कर लिए हैं, सॉल्वेंट को मिलाए हैं, ठीक है। तो क्या होगा देखो, मान लो कि मैंने यहाँ कोई एक इलेक्ट्रोलाइट लिया था अपना NaCl, अपना फेमस इलेक्ट्रोलाइट, क्या, NaCl, है ना। अब NaCl जब तुमने यहाँ डाले थे तो वो अपने आयंस में टूट गया था। लेकिन अब आपने इन्फानाइट डाइल्यूशन कर लियो, मतलब बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट मिलाए हो, तो ये क्या होंगे ना बेटा, बहुत एक दूसरे से कैसे हो जाएंगे, दूर दूर। ये कैसे हो जाएंगे एक दूसरे से, इतने दूर हो जाएंगे बेटा कि इनके बीच में जो कोई भी अट्रैक्शन रहा होगा पूरा का पूरा कैसा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। मतलब क्या होगा ना कि जैसे जैसे पानी मिलाते जाओगे तो ये देखो, पहले ये क्या थे, बहुत प्यार से थे, एकदम पास से, एकदम पास पास में रहते थे, ठीक है, बहुत बढ़िया इनकी कंडक्टेंस थी। फिर तुमने क्या किए, डाइल्यूशन बढ़ाते गए बढ़ाते गए, तो यहाँ बीच में कौन आते गया, वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर मॉलिक्यूल आते गए, और Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस एक दूसरे से दूर होते चले गए। बात समझ में आई। तो इन्फानाइट डाइल्यूशन पे क्या होता है ना, मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, इन्फानाइट डाइल्यूशन पे अब देखो, पहले हम क्या बोलते थे कि NaCl इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस, है ना, पहले हम क्या बोलते थे, NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस पर इन्फानाइट डाइल्यूशन पर, अब ये NaCl की कंडक्टेंस नहीं बोलेंगे, सोडियम आयन की अपनी एक अलग कंडक्टेंस होगी और Cl माइनस की अपनी एक अलग कंडक्टेंस होगी। इतने दूर जा चुके हैं ना, अब उनको फर्क, अब वो रहे ही नहीं, वो NaCl अब साथ में रहे ही नहीं, अब इन दोनों की इंडिपेंडेंट कंडक्टेंस हो गई है। यहाँ पे जो वर्ड लिखा है ना, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, वो, है ना। अब इनकी अपनी एक अलग कंडक्टेंस है, सोडियम की एक अलग कंडक्टेंस है, क्लोरीन की एक अलग कंडक्टेंस है, ठीक है। इनको अब ये NaCl का हिस्सा रहे ही नहीं, इन जो अपने इन्फानाइट डाइल्यूशन की हो ना, उस वजह से। बात समझ में आई। चलो तो बेटा कोलरॉस का जो लॉ है ना, कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, है ना। तो ये माइग्रेशन ऑफ आयंस का इंडिपेंडेंट क्यों हो गए,
है ना, इनकी अपनी सेपरेट कंडक्टेंस क्यों आ गई बेटा? इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वजह से। किसकी वजह से? इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वजह से। ठीक है, तो कोलरॉस ने क्या किया था, एक कोलरॉस ने अपना एक तरीका बताया था कि आप कैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से वीक इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हो। सर इक्विवेलेंट नहीं निकाल सकते क्या? बेटा मोलर कंडक्टेंस भी निकाल सकते हैं और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आई क्या? तो देखो, इसने बोला था कि अगर आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, तो बोले ये केटायन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस और एनायन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या कंडक्टेंस, इन की कंडक्टेंस के सम के इक्वल होगा। ठीक है सर, मोलर कैसे निकालेंगे? मोलर का भी बता रहा हूँ, है ना, मोलर का भी बता रहा हूँ। मोलर और इक्विवेलेंट में एक थोड़ा सा डिफरेंस भी है ना। तो देखो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पर, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, है ना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, केटायन की अलग कंडक्टेंस, एनायन की अलग कंडक्टेंस पर, कब? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। ठीक है ना, तो ये एक फार्मूला निकल के आ गया। ये क्या निकल के आ गया? फार्मूला, है ना। जैसे कि मान लो NaCl की मेरे को लिखना है, किसकी लिखना है? मान लो NaCl की मेरे को इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखना है। इक्विवेलेंट, तो आप क्या लिखोगे सर? केटायन यहाँ पर Na प्लस है, तो Na प्लस की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस प्लस Cl माइनस की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिख लोगे। ठीक है सर, लिख लेंगे, है ना। मान लो बेटा मेरे पास कोई एक इलेक्ट्रोलाइट है, मान लो मेरे पास कोई एक क्या इलेक्ट्रोलाइट है, AXBY जैसा, है ना, AXBY जैसा। अगर मैं इसको डिसोसिएट करूं, AXBY को मैं क्या करूं? डिसोसिएट करूं, तो कैसे टूटेगा बेटा? है ना, तो ये लिखना तो नहीं पड़ेगा ना इसके बारे में, इसके बारे में लिखना तो नहीं पड़ेगा कि डेल्टा ये क्या है। चलो लिख देता हूं, है ना। ये क्या है बेटा? ये क्या है? ये केटायन है और ये क्या है? एनायन है। तो इसको आप क्या बोलोगे? केटायन की क्या बोलोगे इसको? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ केटायन, क्या बोलोगे इसको आप? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ केटायन, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ केटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जब आपने इनफाइनाइट टाइम डाइल्यूशन किया है तो केटायन की, है ना। सर अगर ये इसका भी बता दो सर थोड़ा सा, है ना, बता रहा हूँ बेटा, रुको, इसको हम ना कॉपी कर लेता हूँ मैं, इसको क्या कर लेता हूँ मैं? कॉपी, है ना, तो मेरे को बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, है ना। हाँ सर, ठीक है, ये देखो, है ना, बस मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। ठीक है, कहाँ चेंज करूंगा? देखो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। चलो देखो, ये C की जगह मैं क्या लिख देता हूँ? A, तो ये एनायन की हो जाएगी। और यहाँ पर मैं केटायन की जगह क्या लिख देता हूँ बेटा? एनायन। केटायन की जगह मैं क्या लिख दूंगा? एनायन लिख दूंगा। तो ये क्या हो गया हमारा? एनायन। ठीक है, चलो मैंने लिख दिया। हाँ, मैं कहाँ था बेटा? यहाँ था। अगर मान लो बेटा हमने इसको डिसोसिएट किया, है ना, ये हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमारा क्या है? वीक, एक इलेक्ट्रोलाइट है, एक क्या है हमारा? ये इलेक्ट्रोलाइट है। सर इसको ब्रेक करके बताओ। तो देखो ब्रेक कैसे करते हैं कि ये जो X है ना, सामने केटायन होता है, पीछे एनायन, है ना। तो मैंने एक दिन और बताया था कि ये B का जो B के नीचे जो Y लिखा है ना, उसको पावर बना दो A की। ठीक है, और जो A के नीचे जो X लिखा है ना बेटा, उसको पावर बना दो आप किसकी? B की। उसको पावर बना दो आप किसकी? B की। और जो सामने X और Y लिखा है ना, सामने क्या लिखा है बेटा? जो X लगा, यहाँ X लिख दो और यहाँ पे क्या लगा दो? Y लगा दो। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है सर। अब मान लो बेटा, अब मैं आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस नहीं, अब मैं आपको क्या लिखना सिखा रहा हूँ? मोलर। क्या दिखा रहा हूँ मैं? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। हाँ सर, तो बेटा देखो बस इतना है, इतनी सी बात याद रखना कि जब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखोगे ना, तो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, सर ये क्या चीज होती है? ये है बेटा स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना। मतलब A प्लस वाई के x मोल है और B माइनस एक्स के y मोल है। वो जो सामने लिखे रहते हैं ना, उसको हम स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। हिंदी में हम उसको रस समीकरण मिति नीतांक बोलते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो सर इसमें कैसे करेंगे? इसमें भी बेटा सेम वैसे ही लिखना है ना। मोलर, है ना, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसकी भाई? A प्लस, है ना, इसकी,
है ना, केटायन की, प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इन्फानाइट टाइम किसकी, बी, है ना, ये केटायन हो गया, ये एनायन हो गया, है ना। इसको क्या बोलेंगे हम, मोलर कंडक्ट, जैसे हमने यहाँ लिखे हैं ना इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ केटायन एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वैसे हम इसको क्या लिखेंगे बेटा, मोलर कंडक्टेंस ऑफ केटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बस हमें ये याद रखना है कि जहां मोलर कंडक्टेंस आएगी, जहां क्या आएगी बेटा, मोलर कंडक्टेंस, वहां पर हमको ये स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मोलर कंडक्टेंस में, इसमें हमको नहीं करना पड़ेगा, बस इतना सा डिफरेंस है ना, इतना सा बस डिफरेंस है, बात समझ में आई। और सुनो, इसको हम, ये जो डेल्टा ये लिखा हूं ना मैंने, डेल्टा एम इन्फिनिटी, है ना, किसके लिए, अभी मान लो केटायन है तो सी लिख देता हूँ, है ना, केटायन है तो क्या, सी लिख देता हूँ, ये लिखा ना मैंने, यहाँ देखो बेटा, है ना, ये मैं क्या केटायन के लिए लिखा, किसके लिए लिख रहा हूँ मैं, केटायन के लिए लिख रहा हूँ, तो मैं ना इसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस भी बोल सकता हूँ, किसके केस में, जब मोलर, जब ये है ना मोलर कंडक्टेंस की बात की जाएगी, तब मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, लिमिटिंग, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ क्या, किसकी है ये, केटायन की, है ना, और किस पर है बेटा, एट इनफानाइट डाइल्यूशन, किस पर है ये, इनफानाइट डाइल्यूशन पर है। क्या अब आप उसके लिए नहीं लिख सकते क्या, ऐसा लिख लूंगी सर, आप रहने दीजिए, ठीक है, अब आप बोल रहे हो रहने दीजिए तो मैं रहने देता हूँ, ठीक है ना, एनायन के लिए लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है क्या उसमें, बस क्या है, अपने को क्या लगाना है, केटायन की जगह एनायन लगाना है, तो आप, है ना, इसके केस में आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलते हैं, और मोलर कंडक्टिविटी के केस में इसको हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, कोई भारी चीज नहीं है, ठीक है ना। हाँ, आगे चले क्या बेटा, आगे चलते हैं हम लोग। अब हम ये देखेंगे कि कोलरॉस की ज्ञान देने, जैसे कि मैं आपको तुमको बता ही देता हूँ, एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको कि कैसे निकालते हैं ना। जैसे कि मान लो हमको CH3COOH, ये बेटा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब मान लो ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की हमको क्या निकालना है, मान लो ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफानाइट डाइल्यूशन। तो हम ना अब इसको ब्रेक करेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग, ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करके हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये तुमको तो पता होगा ना ये कैसे टूटता है, CH3COO माइनस, और ये क्या H+, पर हम इसकी, है ना, इसके केटायन की और इसके एनायन की जो मोलर है ना, इक्विवेलेंट है ना, तो नीचे इक्विवेलेंट लिख लेना, क्या लिख लेना, इक्विवेलेंट, है ना, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसकी, CH3COO माइनस की, है ना, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसकी, H+ की, है ना। हम ये डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, हमको इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस CH3COH की स्ट्रॉन्ग की मदद से निकालनी पड़ेगी, किसकी मदद से निकालनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग की मदद से निकालनी पड़ेगी, है ना। किसकी मदद से निकालेंगे बेटा, स्ट्रॉन्ग की। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमने 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लिए, जैसे एक ले ली हमने NaCl, है ना, एक हमने ले ली क्या, CH3COONA, है ना, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और एक हमने क्या ले लिए, क्या ले लिए भाई हमने, एक ले ली हमने HCl, क्या ले लिया हमने, HCl। तो देखो हम क्या करेंगे, मान लो इसको ओपन करके लिखते हैं, है ना, इसको मैं ओपन करके लिख देता हूँ, तो क्या लिखूंगा मैं इसको, Na+, है ना, इक्विवेलेंट है ना बेटा, कौन सी है ये, इक्विवेलेंट वाली है ना, ये याद रखना, ठीक है ना, ठीक है ना, ये इक्विवेलेंट किसकी, Na+ की, अलग अलग लिख रहे हैं, और ये इसमें क्या अंतर है, कुछ नहीं है ना, ये पूरा पूरा इलेक्ट्रोलाइट लिखा रहता है ना, तो ये वाला डेल लगाना, और अलग अलग आयंस की लिखोगे ना तो ये वाला डेल लगाना, उसमें कोई ऐसा वो नहीं है ना, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे सर Cl-, ठीक है। इसको ओपन करके लिखो तो, हाँ लिखो इसको ओपन करके, इसको लिखेंगे सर CH3COO- प्लस, अब मैथमेटिक्स लगाएंगे, है ना, वो इसको निकालने के लिए हम यहाँ पूरी मैथमेटिक्स लगा देंगे ना, इसको निकालने के लिए हम पूरी क्या लगा देंगे, यहाँ मैथमेटिक्स लगाएंगे, चलो ध्यान दो। और क्या, ये है ना, किसकी, ये टूटेगा ना, Na+ और CH3
COO माइनस में इसके लिए लिखो तो ज़रा, इसके लिए क्या लिखोगे, H प्लस, और ये तुम्हारा क्या हो गया, Cl माइनस। ठीक है, ओके। अब देखो ऐसा क्या करेंगे कि, देखो ऐसा क्या करेंगे का मतलब मेरा ये है कि हमें सिर्फ दो लोग चाहिए, एक तो ये और एक तो ये, मतलब ये भी कैंसिल हो जाना चाहिए, है ना, मतलब हमारा ये वाला कैंसिल हो जाना चाहिए, एक मिनट बेटा, ये भी कैंसिल हो जाना चाहिए, अरे यार मैं कलर चेंज कर रहा हूँ पर कलर चेंज नहीं हो रहा है, ये हो गया, ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाना चाहिए, दिख रहा है। और कौन सा कैंसिल हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ ये दो चाहिए, है ना, हमें सिर्फ ये चाहिए और ये चाहिए, बाकी सब कैंसिल हो जाना चाहिए, तो हमें ऐसा सोचना पड़ेगा, है ना, मैथमेटिकली सोचना पड़ेगा, सर ये भी कैंसिल हो जाना चाहिए, ये भी हो जाना चाहिए, ये भी हो जाना चाहिए और ये भी हो जाना, तब जाके ये सिर्फ दो बचेंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि अगर हम इसको एक इक्वेशन के जैसे ट्रीट करें, है ना, समीकरण के जैसे ट्रीट करें, हम इसको 1 बोले, इसको 2 बोले और इसको 3 बोले, है ना, तो हम ऐसा क्या करेंगे बेटा कि कैंसिल हो जाए। हम्म बताओ ऐसा क्या करेंगे, हमको सिर्फ ये दोनों चाहिए, है ना, तो इसको हम माइनस कर देते हैं, इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे, मतलब कुछ ना कुछ से घटाएंगे, ठीक है, तो ये भी, ये प्लस है ना, यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो ये भी माइनस में आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा, माइनस, तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल, है ना, ये माइनस से प्लस कैंसिल, है ना, तो हम क्या करेंगे बेटा, ये हम पकड़ेंगे इक्वेशन 2 को, है ना, देखो इक्वेशन 2 को पकड़े, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 3 को आप ऐड कर दो, ठीक है, इक्वेशन 2 में किसको ऐड कर दो, इक्वेशन 3 को ऐड कर दिए, ठीक है, और तुम माइनस कर दो क्या, इक्वेशन 1, तो आ जाएगा क्या, है ना, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिए, ऐड करने पे हमारे पास सिर्फ ये बचेंगे दोनों, है ना, ये और ये, और फिर इसको माइनस करोगे तो देखो ये पॉजिटिव ये निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब कुल मिला के बचेगा। तो यहाँ पे आपने मैथमेटिकली सोचा है कि नहीं, यहाँ पर आपने मैथमेटिकली सोचे, सोचे ना मैथमेटिकली कि कैसे करना है, तो आप देखो सिर्फ बचेगा क्या यहाँ पर, अगर आप इसको अच्छे से लिख दो तो सिर्फ आपके पास बच जाएगा क्या, CH3COO माइनस प्लस, प्लस क्या, H प्लस, है ना, तो सर इनकी वैल्यू दी रहती है बेटा, है ना, जैसे मान लो इसकी दे दी है 20, इसकी दे दिया है क्या 150, इसकी क्या दे दिया है 100, है ना, इनकी वैल्यूज दी रहेगी, है ना, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो हम आपने क्या किए, इक्वेशन 2, है ना, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, और तो सर है ना, तो कितना हो जाएगा ये 250 माइनस 20 मतलब 230, कितना आ जाएगा 230, मतलब तुम्हारी ये मोलर कंडक्टेंस आ गई, ये मोलर बोल रहा हूँ, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ गई, ठीक है, तो ऐसे करके निकाला जा सकता है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर विथ द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, है ना, ये तीनों कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, बात समझ में आई, चलो आगे चलते हैं। अब इसका एप्लीकेशन पार्ट पढ़ते हैं ना, एप्लीकेशन मतलब क्या क्या, अनुप्रयोग, एप्लीकेशन मतलब क्या 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 फायदे मिले, है ना, कोलरॉस के जो कोलराज ने जो ज्ञान की बातें बताया उससे हमें क्या क्या बातें मिली, सबसे पहली तो कैलकुलेट कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना, सबसे पहला क्या है, कैलकुलेट, है ना, कंडक्टेंस ऑफ, कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना, ये तो अभी हमने करके देखे, हमने किए ना अभी, अभी तो किए कि हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट की क्या निकाल लिए, कंडक्टेंस निकाल ली विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अगला क्या है बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अगला क्या है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना, ये किसका होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये वीक का होता है, किसका होता है ये, वीक इलेक्ट्रोलाइट का होता है, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसका होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का होगा, बात आई समझ में, है ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग को क्यों निकालेंगे, तो स्ट्रॉन्ग तो वैसे ही टूट जाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमको ये बताता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कितना परसेंट टूटा, ठीक है, मैं 1 मिनट में आया बेटा, है ना, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमको क्या बताता है
कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कितना परसेंट ब्रेक हुआ, वीक इलेक्ट्रोलाइट कितना परसेंट ब्रेक हुआ, बात समझ में आई, है ना। अल्फा से दिखाते हैं इसको। अब स्ट्रॉन्ग का क्यों निकालेंगे भाई, स्ट्रॉन्ग तो 100% डिसोसिएट हो जाता है ना। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जैसे मैंने बोला कि कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट 20% डिसोसिएट हुआ, मैंने बोला 30% डिसोसिएट, 20% मतलब 20% मतलब क्या 0.2, 30% मतलब 0.3, बात समझ में आ रही ना। तो उसको भी निकालने के काम आई थी, काम आया किसका, कोलरॉस का लॉ। तो निकालेंगे सर कैसे, फॉर्मूला बताया इसने, इसने क्या बताया, अपना फॉर्मूला बता, दिखाते किससे इसको अल्फा से, किससे दिखाते हैं इसको, अल्फा से दिखाते हैं हम लोग, है ना। अल्फा इज इक्वल टू होता है बेटा ये ये होता है। अब ये क्या है, ये तो पता है सर, ये बहुत सिंपल चीज है ना, ये हमको पता है। ये क्या है, ये है बेटा ये है क्या, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन, कोई भी कंसंट्रेशन पर, है ना? और ये किस पर, इन्फानाइट, ये किस पर, एट इन्फानाइट कंसंट्रेशन या इन्फानाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टेंस, और सब दिया हुआ रहेगा ना, एग्जाम में मिलेगा इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, अल्फा। इसके साथ में एक और चीज है जो निकाल सकते हैं, है ना। वीक की कहानी देखो, पूरा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, देखा जाए ना तो पूरा पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ो, स्ट्रॉन्ग के बारे में क्यों पढ़ोगे, वो तो 100% डिसोसिएट हो जाता है। 100 जैसे NaCl 100 Na+ टूट जाएगा 100Cl- में, तो उसका क्यों पढ़ेंगे, है ना। एक और चीज है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्या, डिसोसिएशन कांस्टेंट, है ना। जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमको बताता है कि कितना परसेंट वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हुआ, डिसोसिएट होना मतलब पता है ना, टूटना, विघटित होना, ठीक है। कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो एक कांस्टेंट है, एक क्या है, एक कांस्टेंट है ना, इसको हम किससे दिखाते हैं, के से। वो के भी आप निकाल सकते हो, डिसोसिएशन कांस्टेंट भी आप निकाल सकते हो, किसका, लेकिन मैंने अभी बताया ना तुमको, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकाल सकते हैं, है ना। सर इसका कोई फॉर्मूला है क्या, हाँ बिल्कुल है ना बेटा, इसका फॉर्मूला होता है के ए बराबर C∝² अपॉन 1 - अल्फा, के अपॉन के ए इज इक्वल टू क्या, के ए इज इक्वल टू C∝² 1 - अल्फा। अब एक बात बताओ, अल्फा नहीं निकालोगे तो के निकल जाएगा क्या, तो इतना दिमाग तो लग गया होगा कि अगर हमको के ए फाइंड आउट करना है तो अल्फा पता होना, ठीक है ना, इसकी हेल्प के बिना इसको नहीं निकाल सकते। एक बात याद रखना, अगर अल्फा की वैल्यू, अगर अल्फा की वैल्यू 5% से कम हो, किससे कम हो, या तो 5% के बराबर हो, या फिर 5% से कैसी हो बेटा, कम हो, तो आप क्या करना, ये 1 - अल्फा है ना, इसको नेग्लेक्ट कर देना, छोड़ देना, मतलब इसको 1 के इक्वल मान के चलना। तो उससे क्या होगा सर, उससे फिर बेटा फार्मूला ऐसे हो जाएगा, के इज इक्वल टू C∝², के इज इक्वल टू C∝², है ना, बात समझ में आई, ठीक है। और मोस्ट ऑफ दी जो क्वेश्चन बनते हैं ना बेटा, वो इसी पे बनते हैं, है ना, ये इसी पे बनते हैं। बहुत सारे केसेस में क्या होगा कि जो तुम्हारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना, वो 5% से कम ही आएगा, बहुत ही कम आ जाता है, 0.1 0.2 ऐसा, वीक, अब वीक है 5% से कम ही टूटेगा वो। मोस्ट ऑफ द केस में हम 1 - अल्फा को जो है वो नेग्लेक्ट कर देते हैं, है ना। एक होता है स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, है ना, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ, है ना, ये भी कर सकते हैं हम, कैलकुलेट, कैलकुलेट solubility of, कैलकुलेट solubility ऑफ स्प्रेंगली, स्प्रेंगली, स्प्रिंगली, ये क्या चीज है सर, स्प्रिंगली सॉल्युबल, स्प्रिंगली बेटा, स्प्रिंगली, 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 स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, है ना। स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट क्या होगा, है, बताओ, स्पेरिंगली, है ना, स्पेरिंगली होता है, क्या होता है बेटा ये, स्पेरिंगली, स्पेरिंगली, ठीक है, स्पेरिंगली, ठीक है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट बता रहा हूँ, एक ऐसा सॉल्ट, सॉल्ट है ना,
एक ऐसा सॉल्ट बेटा जो उसकी घुलनशीलता बहुत कम हो, बहुत ही लेस सॉलिबिलिटी हो, क्या हो, बहुत ही वेरी लेस सॉलिबिलिटी हो, क्या हो बेटा, बहुत ज़्यादा लेस उसकी क्या हो, सॉलिबिलिटी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिबिलिटी मतलब घुलनशीलता। मतलब हमने एक ऐसा सॉल्ट लिया है जिसकी घुलनशीलता बहुत कम है, ठीक है, जिसकी घुलनशीलता बहुत, उसकी सॉलिबिलिटी भी कोलरॉस अंकल ने निकाल के बताए थे, है ना। सॉलिबिलिटी भी क्या निकाल के दिखाए थे, कोलरॉस भाई ने निकाल के दिखाए थे, स्प्रिंगली सॉलेबल सॉल्ट की, किसकी, है ना, लिख लो यहाँ पे, लिख लो ना, तो लिख लो, वेरी लेस सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी मतलब घुलना, ठीक है, वेरी लेस सॉलिबिलिटी, है ना, तो सॉलिबिलिटी निकाल सकते हैं हम लोग, बहुत इजी है, ठीक है। ये कोलरॉस ने बोला कि जो स्प्रिंगली सॉलेबल सॉल्ट होंगे, है ना, स्प्रिंगली सॉलेबल सॉल्ट जो होंगे उनका जो डेल्टा एम होगा सेचूरेटेड कंडीशन में, ये क्या चीज़ है, सेचूरेटेड मतलब, सेचूरेटेड का मतलब होता है कि जैसे मैंने बोला कि नमक का सेचूरेटेड सॉल्यूशन है, मतलब अब ऐसा सॉल्यूशन बना चुके हो कि तुम और नमक नहीं मिला सकते, मतलब सेचूरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि अब आप सॉल्यूट को मिला ही नहीं सकते, बात समझ में आई। सेचूरेटेड और अनसेचूरेटेड दो शब्द हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त वो होता है कि आप सॉल्यूट की क्वांटिटी को अब नहीं मिला सकते, मैंने सेचूरेटेड बोल दिया मतलब अब आप सॉल्यूट मिला ही नहीं सकते सॉल्वेंट में, बात समझ में आई, ठीक है। तो उसने बोला कि, उसने क्या बोला, उसने बोला बेटा कि स्प्रिंगली सॉल्युबल की जो मोलर कंडक्टिविटी है सेचूरेटेड वाली, कौन सी वाली, है ना, सेचूरेटेड कंडीशन में मोलर कंडक्टिविटी, इसको बोले तुम ट्रीट कर लो किसके जैसे, इन्फानाइट डाइल्यूशन पे जैसा हो रहा है वैसे, है ना। क्या बोला मैंने, स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के केस में बोले जो मोलर कंडक्टिविटी है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोलर कंडक्टिविटी सेचूरेटेड कंडीशन में, मतलब वो सेचूरेशन में आ चुका है, मतलब उसके बाद अब आप घुलेगा नहीं ना, स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट अब वैसे ही लेस सॉल्युबल है, उसके बाद आप नहीं घोल सकते, सेचूरेटेड कंडीशन के बाद आप घोल ही नहीं सकते, ठीक है। तो बोले उस वाली कंडीशन पे, सेचूरेटेड वाली कंडीशन पे जो मोलर कंडक्टी होगी बोले उसको आप इन्फानाइट डायलूशन पे जो मोलर कंडक्टी होगी वैसा मानकर आप चल लो, बोले बात समझ में आई। और ना बेटा यहाँ पर इसका फार्मूला क्या होता है, इसका तो पता है सर, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। तो बोले एक काम करो, बोले मोलरिटी को, ये क्या है हमारे पास है, मोलरिटी को ही ट्रीट करो किसके जैसे, सॉलिबिलिटी के जैसे, किसके जैसे ट्रीट करो इसको, सॉलिबिलिटी के जैसे, है ना। तो अब हम उस फॉर्मूले में ऐसा कर दे क्या, ऐसा कर दे क्या हम उसको, ओहो, ऐसा कर दे क्या हम उसको, कप्पा इंटू 1000, है ना, मोलरिटी की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी निकाल लेंगे, निकाल लेंगे सर, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना है बेटा, कप्पा इंटू 1000, है ना, सॉलिबिलिटी बराबर क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू 1000, ये हो जाएगा, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा हूँ तुमको कि सेचूरेटेड कंडीशन में मोलर, सेचूरेटेड कंडीशन में जो मोलर कंडक्टिविटी थी ना उसी को हमने मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंसीडर कर लिया है, इसके केस में, स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के केस में, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये कितने काम किए थे भाई ने, मैंने इसको हैश लगा दिया क्या, 4 था, ये कौन सा पॉइंट होगा, फोर्थ, है ना, हम्म, ये कौन सा पॉइंट है हमारा, फोर्थ पॉइंट है, ठीक है। तो ये हो गई बेटा किसकी थ्योरी, कोलरॉस की थ्योरी, है ना, कोलरॉस भाई की थ्योरी यहीं पर होती है क्या, खत्म। अब आगे चले क्या, हाँ सर, आगे पढ़ते हैं बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना, क्या पढ़ेंगे हम लोग आगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना, हिंदी में बता दोगे क्या सर थोड़ा सा, बिल्कुल बेटा, क्यों नहीं बताएंगे, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव, है ना। हिंदी इंग्लिश के नाम रटने से भी कुछ नहीं होता बेटा, है ना, हमको बेटा बस ये पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है ना, बाइलिंगुअल पेपर आता है, ऐसे कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है ना, और तुम इतने होशियार हो कि तुमसे बन जाएंगी चीज़ें, ठीक है। चलो देखते हैं, है ना, ये कलर दिखेगा क्या अच्छा से, ये वाला भी नहीं दिखेगा सर, है ना, चलो वाइट से ही लिखेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, देखो मैं इसका उसकी वो लिखता हूँ, डेफिनेशन लिखता हूँ, है ना। डेफिनेशन क्या है बेटा,
पोटेंशियल डेवलप्ड बिटवीन, है ना, पोटेंशियल, है ना, डेवलप्ड बिटवीन बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड, क्या, मेटल इलेक्ट्रोड एंड metal electron and its ion in solution is called electrode potential, is called electrode potential। ठीक है, पोटेंशियल क्या चीज़ है बता रहा हूँ मैं आपको, एक मिनट। ठीक, हाँ, जैसे कि मान लो हमने ना बेटा यहाँ पर मान लो, है ना, यहाँ पर हमने किसका इलेक्ट्रोड ले लिए हैं, जिंक का। किसका इलेक्ट्रोड लिए हैं बेटा, जिंक का इलेक्ट्रोड ले लिए हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, जिंक का इलेक्ट्रोड है, और जिंक का इलेक्ट्रोड है और जिंक +2 आयन में ही डिप्ड है, मतलब डूबा हुआ है। तो यहाँ लिखा है ना, तो क्या होगा ना, ये जिंक, अब यहाँ पर क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है, ठीक है ना, और एक इसमें चेंज हो जाता है जिंक +2 में। तो ये मेटल इलेक्ट्रोड और उसी का आयन, है ना, देखो लिखा है ना, पोटेंशियल, हाँ, पोटेंशियल डेवलप्ड, एक क्या डेवलप पैदा हो जाए, इनके बीच में एक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। मेटल, उसी मेटल की इलेक्ट्रोड है और उसी का आयन है ना, जिंक की ही इलेक्ट्रोड है और जिंक का ही क्या है, आयन है। तो इनके बीच में एक क्या जनरेट हो जाता है, एक पोटेंशियल डेवलप्ड हो जाता है। लिखा है ना, पोटेंशियल डेवलप्ड बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड, मेटल का क्या है, इलेक्ट्रोड, एंड इट्स आयन इन सोल्यूशन, सोल्यूशन में इसके क्या है, आयन है, इस कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मेरे मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, है ना। ये तुमको भी पता है कि जिंक +2 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है ना। एक और बताया था मैंने, कॉपर वाला, एक और बताया था ना। और कॉपर वाले में क्या होता है, कॉपर का ही इलेक्ट्रोड ले लिए, मान लो तुमने किसका इलेक्ट्रोड ले लिए, कॉपर का ही इलेक्ट्रॉन ले लिया, और कॉपर +2 ये क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेता है ना, और ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो कुल मिला के यहाँ पर भी देखो, ये कॉपर इलेक्ट्रोड और उसका आयन, है ना, कॉपर इलेक्ट्रोड और उसका आयन, उनके बीच में एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। उस पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं हम उसको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है रिडक्शन वाला और एक होता है क्या, ऑक्सीडेशन वाला। ठीक है, पर ना एक बात याद रखना कि अगर तुमने, अब देखो यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है कि नहीं यहाँ, है ना, मान लो यहाँ की कंसंट्रेशन, है ना, क्या, कंसंट्रेशन, क्या बेटा, कंसंट्रेशन को अगर तुमने 1 मोलरिटी या 1 मोलर ले लिए, ठीक है, प्रेशर को तुमने, कंडीशन बता रहा हूँ, 1 बार ले लिए, ठीक है, टेम्परेचर को तुमने 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस ले लिए, तो पता है तुमको, फिर हम इस कंडीशन पर, किस कंडीशन पर, है ना, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन है, किसकी कंसंट्रेशन है, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन है, जो तुम ले रहे हो इलेक्ट्रोलाइट, वो 1 मोलर का ले लिए, प्रेशर तुमने क्या ले लिए, 1 बार ले लिए, टेम्परेचर 298, तो पता है अब इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे सर, इसको ना बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको क्या बोलेंगे पता है आप, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बात समझ में आई, अगर कंडीशन गिवन है तो, क्या गिवन है, अगर कंडीशन गिवन है तो, ठीक है। अब इसके ना 2 टाइप है, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक रिडक्शन पोटेंशियल। चलो उसको पढ़ाते हैं ना। पहला क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, है ना, ऑक्सीकरण विभव। और एक क्या है बेटा, मैं ना इसको थोड़ा सा एक ही पेज में ला देता हूँ, ठीक है ना, अलग अलग पेज में ना पढ़ते हुए एक ही पेज में अपन इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक लाइन एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ बीच में से, डिस्टिंग्विश करके पढ़ लेते हैं, है ना।
थोड़ा सा वो भी पता चल जाएगा अपने को कि इनके बीच में क्या है डिफरेंस। ओ माय गॉड, है ना। चलो देखो, इधर मैंने क्या लिख लिया हूँ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और इधर मैं क्या लिख देता हूँ, रिडक्शन पोटेंशियल। इधर क्या लिख देता हूँ मैं, बी में रिडक्शन पोटेंशियल, है ना, रिडक्शन पोटेंशियल, है ना, ऑक्सीकरण विभव और अपचायक विभव। ठीक है, मान लो कि जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई मेटल था सॉलिड स्टेट में, उसने क्या, ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, है ना, इस पे कोई चार्ज लग गया प्लस एन का, मतलब इसने एन इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लॉस कर दिए। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो ऑक्सीडेशन है ना। ठीक है, अब हम इसका कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अगर हमको लिखना है तो, है ना, इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखो ई, ई लगाए मेटल कहाँ चला गया, प्लस एन। इसको देख के समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है समझ में आ जाएगा ना बेटा, बिल्कुल सर समझ में आ जाएगा, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, है ना। ऐसे ही अगर हम यहाँ करें तो, है ना, ये एक्वस में रहेगा ना, टूट गया मतलब मीडियम एक्वस लेके चल रहे हैं, हर जगह पानी ही ले रहे हैं, है ना। हाँ, और पानी ही पीना भी है बेटा, प्यास भी लग गई है ना। और अगर ऐसा हुआ है तो, ऐसा हुआ है तो सर यहाँ तो रिडक्शन हो गया यहाँ क्या हो गया बेटा, रिडक्शन, है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया ना, मतलब बाहर कर दिया, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन। तो इस वाले केस में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, है ना, देख के समझ में आ जाएगा आपको, आपको ये देख के समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है अपना, इसको हम बोलेंगे बेटा क्या, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे इसको हम, रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। अब किसी, अब बताता हूँ आगे, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। पढ़ लेते बेटा, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है असल में, है ना, सिलेबस में डाल तो दिया है लेकिन हल्का सा बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना। कोशिश करेंगे कि खत्म हो जाए, ठीक है, चलो देखते हैं। हम्म, तो मैं क्या बता रहा था तुमको, अच्छा, मान लो किसी ने बोला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमको क्या बता रहा है, किसी ने बोल दिया तुमको कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का क्या मतलब है, रिडक्शन पोटेंशियल का क्या मतलब है, तुम बोलोगे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब है उसको बोलना कि टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, है ना, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, है ना, मतलब ऑक्सीकरण होने की क्षमता, टेंडेंसी मतलब क्या, क्षमता। ऐसे दो लोग खड़े हैं, मैंने बोला मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब मैं उसकी कंपैरिजन में बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस कर दूंगा, समझ में आई बात। सर इसी को वहाँ लिखेंगे तो, इसको इसको लिखते हैं ना, तो देखो इसको लिखता हूँ मैं, है ना, पर अपन यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, इसको हम यहाँ इसको लिख देते हैं ना, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ ऑक्सीडाइज थोड़ी, रिड्यूस होने की क्षमता किसकी, रिड्यूस, रिड्यूस होना मतलब इलेक्ट्रॉन को ले लेना, जैसे वही सेम बात, मतलब मेरा रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है सामने वाले से, मतलब मैं उसके कंपैरिजन में मैं जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर लूंगा, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कहलाता है। बात आई क्या समझ में, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, बात समझ में आई, ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने बोला किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है ना, क्या होने लगा यार, ग्रेटर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा का मतलब है कि ग्रेटर विल बी द टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडाइज्ड, है ना। तो किसी का, वही अभी जो बात बोला था ना उसी को लिख दिया मैंने, है ना, कि ग्रेटर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ग्रेटर विल बी द टेंडेंसी टू गेट, टेंडेंसी टू लिव द टेंडेंसी टू गेट, है ना, ऑक्सीडाइज। बात समझ में आई, नहीं आया समझ, देखो किसी ने बोला कि दो लोग हैं, है ना, बोले कि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, जैसे मेरा ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मान लो कि ज़्यादा है,
है ना, मतलब मेरे अंदर वो क्षमता है कि मैं जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दूं। बात समझ में आ रही है ना, टेंडेंसी है मेरी वो, है ना, ये ग्रेटर है ना। मान लो किसी का दे दिया 0.5 है ना, किसी का दे दिया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.5, किसी का दे दिया 0.7, तो देख के बता सकते हो कि जिसका 0.7 है इसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है। ठीक है, ये सेम लाइन को हम यहाँ कॉपी कर सकते हैं, है ना। बस हमको ऑक्सीडेशन की जगह क्या रखना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जगह हमको क्या रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा, बोलो बोलो। बस थोड़ा सा चेंज है ना, थोड़ा सा क्या चेंज है देखो मैं बता रहा हूँ। हम्म, है ना, इसको मिटाओ यहाँ से, यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल लिख देंगे, और यहाँ ऑक्सीडाइज वर्ड नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिख देंगे रिड्यूस। यहाँ क्या लिख देंगे, देखो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल, ग्रेटर विल बी द टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, क्या, रिड्यूस्ड, है ना, रिड्यूस्ड होने की उसकी टेंडेंसी कैसी है, ज्यादा है ना। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, उसका मतलब कि उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी कैसी है, ज्यादा है। तो आपको ये समझ में आ गया क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। अगर सपोज इसको स्टैंडर्ड कंडीशन पे लिखना रहता ना, तो यहाँ नॉट लगा देते, यहाँ क्या लगा देते, नॉट। समझ में आई बात। हाँ, और एक बात बता रहा हूँ, इसको शॉर्टकट में ईएमएफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईएमएफ, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऐसा कुछ होता है उसका फुल फॉर्म, है ना। और स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखना रहा ना, तो ऐसे लिखते हैं नॉट, है ना। स्टैंडर्ड नहीं लिया हूँ मैंने यहाँ, तो इसको मिटा देता हूँ, बस मैंने तुमको बता दिया। बात समझ में आई कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है और ये क्या चीज़ें होती है। अब ये डिपेंड किस पे करता होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन, है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बार बार नहीं लिखता, शॉर्टकट में लिख देता हूँ, डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करता होगा ये, डिपेंड्स अपॉन, मैं बता रहा हूँ किस पे डिपेंड करता है। देखो जो तुमने यहाँ लियो ना, सब पे डिपेंड करता है। यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट लियो वो, ये जो तुमने मेटल जिसका तुमने इलेक्ट्रोड लियो, सब पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला क्या है, टेंडेंस, सबसे पहला क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ये जो यहाँ सोल्यूशन बना है उसकी कंसंट, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, कंसंट्रेशन को 1 मोलर लेना है। कंसंट्रेशन ऑफ, सांद्रता, कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की क्या, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है ना। ये जो तुमने लिया हो ना, ये यहाँ इलेक्ट्रोड, इस पे नेचर ऑफ द मेटल इलेक्ट्रोड, ये है ना, इस कौन सा वाला लियो, उस पे भी नेचर ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड, ठीक है, इस पे भी डिपेंड करता है। 1 मिनट में सेल देख लेता हूँ बेटा, नहीं तो पता चल रहा है मैं बोले जा रहा हूँ और आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है। तीसरा, तीसरा क्या है बेटा, प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन, इस पे भी डिपेंड करता है ना, प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन पे, ठीक है, कंडीशन पे क्या करता है, डिपेंड करता है। बात समझ में आई, ठीक है। अब आगे चले, चलो आगे की तरफ चलते हैं। अब ना एक रिफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, एक क्या होता है, रिफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है। रिफरेंस इलेक्ट्रोड की देखो क्या होता है ना, रिफरेंस इलेक्ट्रोड एक ऐसी चीज है कि मान लो जैसे मेरा, तुमको निकालना था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब मेरा ऑक्सीडेशन वाला निकालना है या रिडक्शन वाला निकालना है ना। मेरे दो प्रकार के हो सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक तो क्या ऑक्सीडेशन वाला, और दूसरा क्या रिडक्शन वाला। लेकिन ना मेरा अकेले का नहीं निकाल सकते, है ना। कभी भी अगर किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो 2 लोगों के बीच का निकाला जाता है, मतलब 2 सेल लगेगी तुमको, ठीक है ना, मेरे अकेले का नहीं निकाल सकते। समझ में आई बात। तो ना किसी ऐसे, अब जैसे मान लो कि मेरा निकालना है आपको, है ना, और मान लो सपोज डेट मेरा आ रहा है 0.7, मेरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0.7 है, पर मेरा अकेले का नहीं निकाल सकते, तो आप किसी ऐसे के साथ लगा दो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों होगा जीरो, दोनों क्या होगा, जीरो। तो तुमने लगा दिया, अब उसका जीरो था, मेरा निकल के आया, उसके साथ जुड़ने की वजह से मेरा निकल के आ गया कितना, 0.7। तो इसमें से तुमने मान लो इसको घटा दिए, तो मेरा कितना निकल के आ जाएगा, -0.7। क्या निकल के आ जाएगा मेरा, -0.7। समझ में आ रही है कि नहीं बात। देखो मेरा 0.7 आया, मेरे को पता नहीं था, है ना। तुमने मुझे अटैच, मुझे मतलब मैं एक इलेक्ट्रोड हूँ, मतलब मैं, मेरा निकालना है, अब मेरा ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, मेरा रिडक्शन भी हो सकता है ना। अब तो तुमने क्या किया, एक ऐसे ऐसे वाले को मेरे साथ में चिपका दी जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल जीरो है, तो मेरा वाला जो है ना अपने आप निकल जाएगा। और तुमको पता है, तुम पढ़ कर आए हो कि ये
जो बता रहा हूं मैं, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका होता है ना? किसका होता है पता है तुमको? ये SHE। क्या है ये? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका होता है? हाइड्रोजन का। किसका बनाते हैं हम लोग? हाइड्रोजन का। इसका फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड, इधर देखो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है ना, वो किसका होता है बेटा? SHE। वो किसका होता है? हाइड्रोजन का, है ना? किसका होता है वो? हाइड्रोजन का। यहाँ तो लिख देता हूं मैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, उसका फुल फॉर्म है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और मैं तुमको बताऊं, मैं बता रहा हूँ ना, ये जो SHE है ना, इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ले लो, दोनों कैसे होते हैं? जीरो, है ना? जैसे मान लो ये 5 था तो ये -5 हो जाएगा, तो माइनस लगा लो। ये 5 था तो ये -5, मतलब टोटल कितना आएगा? 0, है ना? तो इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो, दोनों कैसे आते हैं? 0 आते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में यूज करते हैं। बात समझ में आई? तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है ना, रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो यहाँ रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिख ले। क्या बोलते हैं इसको? रेफरेंस। किसी का ना किसी का रेफरेंस लेते हैं कि नहीं हम लोग अपने जीवन में भी, है ना? रेफरेंस। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमारा कौन सा होता है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ही हम क्या बोलते हैं? रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होता है? 0। कैसा होगा बेटा? 0। ठीक है। रिप्रेजेंटेशन कैसा है इसका? इसको दिखाते कैसे हैं, है ना? रिप्रेजेंटेशन, है ना? रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है कि ये प्लेटिनम वायर रहता है एक, वो चित्र भी देखे होंगे आपने, है ना? ऐसा बना रहता है ना, ये सब 11वीं 12वीं में था, है ना? ये ऐसा एक रहता है। यहाँ से कौन सी गैस पास की जाती है? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस पास की जाती है यहाँ से? अरे, यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास की जाती है ना? और यहाँ पर एक प्लेटिनम का वायर लगा दिया जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? ये चीज़ होती है। ठीक है। और यहाँ पर H+ आयन होते हैं। ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ इसका रिप्रेजेंट, इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं हम लोग? रिप्रेजेंटेशन कैसा है इसका? ये H2, है ना? अब तुम पर है। अब ये तुमको सेल रिप्रेजेंटेशन मैंने सिखा दिया था ना, कि फेस अलग अलग रहती है तो एक सिंगल डंडी लगाते हैं, और डबल डंडी कब लगाते हैं? जब हमको सॉल्ट ब्रिज दिखाना रहता है ना। तो ये किस में चेंज हो जाता है? H+, है ना, एक्वस। और ये सब स्टैंडर्ड है। कितना लिया जाता है? 1 मोलर। कितना लिया जाता है? 1 मोलर लिया जाता है। बात समझ में आई? चलो, अगर मान लो कि तुमको, तुम्हारी मर्जी है, जैसे मेरा रिडक्शन हो रहा है तो इसका क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये खुद को रिडक्शन, मतलब ये अपनी मर्जी के हिसाब से काम करता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। समझ में आई बात? चाहे सामने वाले को देखकर अपना ऑक्सीडेशन भी करा सकता है, और सामने वाले को देखकर अपना रिडक्शन भी करा सकता है। बात समझ में आई? अगर हम समझे कि अगर ये किसके जैसे काम करे, व्हेन एक्ट अस एनोड, है ना, व्हेन एक्ट अस एनोड, अगर ये किसके जैसे काम करे? एनोड के जैसे काम करे। तो एनोड के जैसे काम करेगा तो क्या होगा? देखो, ध्यान देना, है ना? एनोड के जैसे काम करेगा तो क्या होगा? देखो इधर, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो अपना ऑक्सीडेशन भी कर सकता है। कैसे करेगा ऑक्सीडेशन? H2 था, ठीक है, गैसेस था, कौन से इसमें था? गैस में। क्या किया? अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, ठीक है, और किस में चला गया? 2H+ में। तो यहाँ किसके जैसे वर्क कर रहा है? ये एनोड के जैसे। यहाँ किसके जैसे वर्क कर रहा है? ये एनोड के जैसे वर्क कर रहा है ना। अब स्टैंडर्ड है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, E0H2, है ना, और किस में चला गया? ये H+ में, है ना। इनकी स्टेट लिख सकते हो, ये जैसे गैस में था और ये किस में है? एक्वस में। बात समझ में आई? तो ये आपने क्या लिख लिया? जब ये किसके जैसे वर्क करेगा? जब ये एनोड के जैसे वर्क करेगा। किसके जैसे वर्क करेगा? ये एनोड के जैसे वर्क करोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो ये आपने क्या लिखा है कुल मिला के? ये
स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सर अगर ये कैथोड के जैसे वर्क करेगा तो यहीं पे बता दो तो। चलो ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके बता देता हूँ यहीं पर, है ना। जब ये किसके जैसे वर्क करेगा, व्हेन एक्ट अस कैथोड, जब ये जिसके किसके जैसे वर्क करेगा, कैथोड के जैसे वर्क करेगा। किसके जैसे, कैथोड के जैसे वर्क करेगा। तो देखो के, तो ये क्या करेगा, इसको अपोजिट कर दो ना। कैथोड पे क्या होता है, यहाँ रिडक्शन होगा। रिडक्शन मतलब क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन मतलब क्या, तो ये देखो ये क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और वापस ये, ठीक है ना। यहाँ पे गेन हो रहा है, वहाँ पे लॉस हो रहा है, बस समझ में आई। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम ई नॉट, स्टैंडर्ड है इसलिए नॉट लगा रहे हैं ना। क्या लिखेंगे हम इसको, H2, ये सॉरी H+। देख के बता सकते हो आप यहाँ कहाँ रिडक्शन हो रहा है, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ये क्या लिख दिया हमने, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो अपने हिसाब से अब मान लो जैसे तुमने इसको जोड़ दी किसी के साथ, यहाँ कोई सेल के साथ जोड़ दिए, है ना, यहाँ किसी के साथ जोड़ के रखे हो, इसको समझो इसको, है ना। अभी इसको जोड़ के रख दिए, अब मान लो इसका हो रहा है रिडक्शन, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, तो ये अपना क्या करने लग जाएगा, यहाँ पर ये अपना ऑक्सीडेशन कर लेगा। इसका अपोजिट भी हो सकता है, मान लो यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ तो ये अपना क्या कर लेगा, रिडक्शन, क्योंकि इसका तो सब जीरो ही होता है ना। तो इसको साथ में किसी दूसरे सेल को जोड़कर, है ना, किसी दूसरे सेल को साथ में जोड़कर उसका हम क्या निकाल सकते हैं, उसका हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। मतलब ये एज अ रिफरेंस काम करता है, इसलिए इसका नाम है क्या, रिफरेंस इलेक्ट्रोड। बात समझ में आई क्या। जैसे मान लो कि इसका मान लो 0.7 आने वाला है, कितना आने वाला है, 0.7। इसका तो तुमको पता है कितना आने वाला है, 0। कितना आने वाला है, 0। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसके साथ किसी को भी जोड़कर उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का एक फार्मूला भी है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का क्या फार्मूला भी है ना। कैथोड कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो उससे आप निकाल सकते हो। फार्मूला लिखा देता हूं मैं, ठीक है ना। वो फार्मूला मैं लिखा देता हूँ, सेल पोटेंशियल का, किसका, सेल पोटेंशियल का फार्मूला लिखा देता हूं मैं, है ना। क्या लिख रहा, सेल पोटेंशियल, है ना। ई नॉट सेल बोलते हैं इसको। स्टैंडर्ड कंडीशन में रहेगा तो ई नॉट सेल बोलना, और स्टैंडर्ड नहीं रहेगा तो ई सेल बोल देना, ठीक है ना। ये मैं निकालना सिखा देता हूँ, कैसे निकालेंगे, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, इसके साथ जोड़ देंगे, उसके साथ जोड़ देंगे, ये ऐसे निकालते हैं। देखो इसका फार्मूला देखो, इधर ध्यान दो तो, इसका फार्मूला ऐसा होता है ना। ई सेल का, किसका फार्मूला, ई सेल का। यहाँ लिखना क्या लिखोगे यहाँ लिखना रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, यहाँ पे क्या लिखना, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, है ना। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, दोनों का रिडक्शन ही लेना है ना। और स्टैंडर्ड पे लेना है ना, तो इसको नोट कर दो। क्या करना, नोट कर दो इसको, यहाँ वर्ड लगा दो स्टैंडर्ड। क्या क्या लगा दोगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, रिडक्शन ही लेना है ना। इस फार्मूले में मैं तुमको बता रहा हूँ, दोनों ये जो फार्मूला है इसमें दोनों जगह कैथोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है और एनोड का भी, माइनस क्या, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, मतलब जहां कहीं ऑक्सीडेशन भी हो रहा है ना, तो उसको, जैसे मान लो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। जैसे ये देखो, मान लो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, देखो। अब मान लो इसकी वैल्यू मान लो 0.2 दी है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी दी हुई है, लेकिन इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं ले रहा है, इसको हमको रिडक्शन पोटेंशियल लेना, तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। मान लो माइनस में रहता, मान लो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किस में रहता, माइनस में, मैं बोलता इसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बना दो, तो तुम क्या करते, प्लस 0.2 कर देते, है ना। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना, ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो आगे समझो। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड इस फार्मूले से निकाल सकते हो। इस फार्मूले से आप क्या निकाल सकते हो, सेल पोटेंशियल निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो आप, सेल विभव निकाल सकते हो। इतनी बात समझ में आई क्या, ठीक है ना। जैसे मान लो इसके साथ जोड़ दिया मैंने, है ना, कैथोड माइनस एनोड से ही निकालना है, इसके साथ जोड़ दिया, है ना, और ये कैथोड के जैसे काम कर रहा है ऐसा सोच लो, और ये किसके जैसे काम कर रहा है, एनोड के। अब इसका तो जीरो ही होता है, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो, वो कैसा। अब मैं स्टैंडर्ड क्यों लिखा पता है, क्योंकि मैं स्टैंडर्ड की कंडीशन की बात कर रहा हूँ ना, इसलिए मैंने यहाँ पे चेंज किया था ये सब, ठीक है, इसको स्टैंडर्ड डाल दिया है ना। अब इसका तो तुमको पता है, एक कैथोड के जैसे काम कर भी सकता है एनोड के जैसे,
दोनों कंडीशन में इसका कितना आएगा 0, और मान लो एनोड का निकल के आ गया कितना 0.7, तो कुल मिला के क्या आएगा -0.7। तो तुमने इस वाले सेल का निकाल लिए ना भाई, इस वाले सेल का तुमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लिए कि नहीं। तो ऐसा करना पड़ता है, बात समझ में आई। ठीक है, ये चीज हो गई। ठीक है, एक लास्ट चीज है बेटा इस चैप्टर की, क्या वो है नर्नस्ट इक्वेशन। क्या है नर्नस्ट इक्वेशन, है ना। नर्नस्ट इक्वेशन बहुत फेमस नाम है, आपने सुने होंगे। देखो ये ये देखो, ये सारी बातें हम किस पे कर रहे थे, स्टैंडर्ड पर, है ना। कहाँ गया रे, कहाँ गया ये, कहीं मैंने बताया था ना स्टैंडर्ड कंडीशन कहाँ गई अपनी, ये है ना। मान लो ये स्टैंडर्ड कंडीशन है ना कि जो सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो कितना रहना चाहिए 1 मोलर प्रेशर पर। इसके अलावा मान लो तुमने कंसंट्रेशन बदल दिए, है ना। ये जो फार्मूला भी हमने बनाया ना, ये वाला फार्मूला भी हमने बनाया, ये किस पे था, ये स्टैंडर्ड के लिए, है ना। ये कहाँ गया यार, ये फार्मूला भी किसके लिए बना दिया हमने, ई सेल निकालने का, स्टैंडर्ड के लिए। मतलब हमको कंसंट्रेशन कितनी लेना है, मतलब यहाँ पर, है ना, ये देखो ये लिखा है ना, ध्यान देते हो कि नहीं तुम लोग। ये देखो ये भी तुमने कितना लियो, एक मोलरिटी, है ना। मतलब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन एक मोलरिटी में ली गई है ना स्टैंडर्ड कंडीशन में। लेकिन अगर उसके अलावा कोई दूसरी कंडीशन आ गई और ई सेल निकालना है तो, या ई नॉट सेल निकालना है तो क्या करोगे, तो उसके लिए इक्वेशन मिलेगा किसका, नर्नस्ट का। किसका इक्वेशन मिलेगा उसके लिए, नर्नस्ट का इक्वेशन मिलेगा, है ना। मतलब कोई अदर कंसंट्रेशन पे निकालना है, और एक मोलरिटी के लिए निकालना है तो वो तो हाइड्रोजन वाला काम आ जाएगा और ये वाला फार्मूला काम कर लेगा। लेकिन किसी अदर कंसंट्रेशन पे अगर निकालना है ना। और सुनो ये वाले फॉर्मूले से, है ना, ध्यान देना मैं क्या क्या बोलते जा रहा हूँ फटाफट, है ना। ये वाले फार्मूले से ना बेटा स्टैंडर्ड रिडक्शन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला जा सकता है। ई सेल को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड, क्या बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये वाले फार्मूले से पता है आप लोग स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाल सकते हो। लेकिन किसी दूसरे कंसंट्रेशन पे निकालना है तो उसके लिए साइंटिस्ट का नाम था क्या, नर्नस्ट इक्वेशन, उसने निकाला था किसी दूसरे कंसंट्रेशन पर, है ना। तो अगर मैं इसको थ्योरेटिकल लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ऑफ सेल एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना। लिखते हैं हम इसको, लिख लेते हैं इस लाइन को, है ना। क्या बताने की कोशिश क्या किया था इसने, रिलेशन बिटवीन, किस किस के बीच का रिलेशन बताया था इसने, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ, है ना, शॉर्टकट में बोल सकते हैं ईएमएफ, है ना। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड क्या, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब क्या, वही अपनी हिंदी में सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बात आई समझ में, कि मतलब कोई दूसरा कंसंट्रेट दे दिया तुमको, एक मोलरिटी को छोड़कर, एक मोलरिटी, एक नॉर्मलिटी, मतलब जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म है सब सॉल्यूशन में पड़े हैं, उनको छोड़कर मतलब कोई दूसरी कंसंट्रेशन दे दे, और फिर अगर तुमको निकालना है तो तुमको किसका यूज करना पड़ेगा, नर्नस्ट इक्वेशन का, है ना। फिर इसका नाम ई सेल भी नहीं रहेगा ना, ई नॉट सेल भी नहीं रहेगा, स्टैंडर्ड कंडीशन है तो ई नॉट सेल, और किसी दूसरी कंडीशन पे रहेगा तो ई सेल बोलेंगे। बात समझ में आई। तो ये समझ में आया ये लाइन कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, उसको स्टेबलाइज करने का काम किया था किसने, नर्नस्ट ने। बड़ा सिंपल सा है और पूरी दुनिया जहान और पूरे मोहल्ले के बच्चों को पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है ना। ये वाला फार्मूला रटे होंगे, और जिसने नहीं रटा होगा उसको टीचर ने दिया भी होगा बत्ती, है ना, एन लॉग क्यूसी, लॉग क्यूसी, है ना। इसको थोड़ा छोटा करके मैं यहीं समझा देता हूँ, है ना। क्यूसी क्या है, क्यूसी क्या है, ठीक है। देखो ये क्यूसी को क्या बोलते हैं, रिएक्शन कोशिएंट, क्या बोलते हैं इसको, क्यूसी क्या है, रिएक्शन कोशिएंट। और निकालते कैसे हैं रिएक्शन कोशिएंट, से मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, ए प्लस बी से क्या मिल रहा है, सी प्लस डी, है ना। तो क्या करते हैं, प्रोडक्ट की इधर होते हैं प्रोडक्ट, इधर क्या होते हैं रिएक्टेंट, यानी इधर उत्पाद और इधर क्या अभिकारक,
है ना। इसको मिटाओ, इसको निकालते कैसे हैं? इसको निकालते हैं हम क्या, ऐसे निकालते हैं ना, क्यूसी कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को ये वाले बड़े वाले स्क्वायर में दिखाते हैं, अपॉन क्या, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो यहाँ थोड़ा सा चेंज कर देते हैं फार्मूले को, तो ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल, है ना। देखो ई सेल से स्टार्ट क्यों हो रहा है, किसी और कंसंट्रेशन पे बात करेगा ये, है ना, किसी और कंसंट्रेशन पे बात करेगा, और एक मोलरिटी के लिए बात करेगा तो ई नॉट सेल है ना। अब क्लियर हो गया होगा, है ना। 0.059 अपॉन एन लॉग, यहाँ पे क्या, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। और मैं तुम्हारे नॉलेज के लिए तुमको बता देता हूँ, जो सॉलिड, अगर मान लो कोई सॉलिड है ना, जैसे मान लो कि यहाँ बताता हूँ, जैसे जिंक है, जिंक किस में चेंज हो जाता है, जिंक +2 में 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, है ना, ऐसे होता है। और कई बार तुमने मुझे लिखते देखे होंगे, इसको मैं एक्वस में लिखता हूँ, इसको मैं किस में लिखता हूँ, एक्वस में, और इसको किसको में लिखता हूँ मैं, सॉलिड में। अब तुमको मैंने बोला इसका रिएक्शन कांस्टेंट निकालो, तो तुम ऐसे निकालोगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जिंक +2 अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, है ना। पर देखो ये कौन सी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, तो सॉलिड स्टेट में कंसंट्रेशन को हमेशा 1 माना जाता है ना, तो इसको तुम क्या मान के चल सकते हो, 1, और ऊपर क्या है रहेगा, जिंक +2। सर इसकी कंसंट्रेशन वो एग्जाम में देगा ना भाई, वो एग्जाम में दी रहेगी, एग्जाम में दे रहेगी, या फिर तू क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेगा उसमें मिलेगा तेरे को। एन क्या है, तो सर एन, एन है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, है ना, ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, 2 इलेक्ट्रॉन का ना, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। अब ट्रांसफर में आप गेन, और ट्रांसफर का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के गेन को भी समझ सकते हो और इलेक्ट्रॉन के लॉस को भी समझ सकते हो। ट्रांसफर का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉस को ही समझ रहे हैं, गेन को, जितने भी इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ या गेन हुआ वही क्या है तुम्हारा बनेंगे, एन बनेंगे, ठीक है। तो जैसे इस रिएक्शन के लिए बात करें तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, है ना। तो ये देखो, ये इतनी चीजें हो गई, समझ में आई बातें, है ना। यहाँ से शुरू किए थे, कहाँ से, कोलरॉस लॉ से, है ना। तो कोलरॉस लॉ से होते 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 हम कहाँ चले गए, है ना। ये सब इस, ये क्या पढ़े हमने बीच में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ लिए, है ना। यहाँ बीच में हमने कोलरॉस के लॉ को भी डीपली समझ लिया, ठीक है। फिर हमने रिफरेंस इलेक्ट्रोड भी तो पढ़े, ये भी तो पढ़े, और लास्ट में सेल पोटेंशियल से होते हुए नर्नस्ट इक्वेशन पे आके खत्म हो गए। अब मैं बेटा आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, और वो बात क्या है, थैंक यू, ठीक है ना। मेरे तरफ से बेटा रिवीजन क्लास का, है ना, रिवीजन क्लास का, क्लास में जो मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया वो मेरे तरफ से खत्म हो चुका है, ठीक है ना। अब इसके क्वेश्चन रह जाते हैं, है ना। अब इसके क्या रह जाते हैं, जितने भी हमने छोटे मोटे टॉपिक पढ़े, कुछ को हमने डीपली पढ़ा, कुछ को हमने माइनर टाइम में ही समझ लिया, छोटे से इसमें, है ना, क्योंकि हमारा रिवीजन क्लासेस है ना बेटा अपनी, है ना, एग्जाम पास में है ना। तो मैं आपसे पहली बात तो थैंक यू कहना चाहूँगा, है ना, पूरे लेक्चर देखने के लिए, ठीक है। अब हमारा क्या है, क्वेश्चन वाला पार्ट बच गया है ना। फॉर्मूले देख लिए, सब देख लिए, तो हम क्या करेंगे कि जितनी भी चीज़ें हमने पढ़े हैं अभी तक के, उस पर हम एक एक क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।